हेलो गाइस, वेलकम टू दी गुंडे। तो आज हमारे सामने यहाँ पे आरवीएनएल का स्टॉक है। आरवीएनएल से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि इसको यहाँ पे फंडिंग्स कहाँ से होती है, इसको वर्क ऑर्डर्स कहाँ से मिलते हैं और सबसे मेन बात यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट है भी या नहीं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो के अंदर कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेकर यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट तक ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये कंपनी एक्चुअल में काम कैसे करती है, कैसे फंड्स होते हैं, कैसे वर्क ऑर्डर्स मिलते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोग को एक चीज बता दूं यहाँ पर कि हमने यहाँ पे नवंबर दिसंबर सीरीज चालू की है, जिसके अंदर सारे के सारे रेलवे स्टॉक्स जो है सबसे बेटर वाले रेलवे स्टॉक्स हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम यहाँ पे बीएमएल, टीटागढ़ वैगन्स और यहाँ पे आईआरएफसी कवर कर चुके हैं और आज हम यहाँ पे आरवीएनएल की स्टडी करने वाले हैं और आने वाले वक्त में ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है रेलवे से रिलेटेड उनको भी कवर करने वाले हैं। और एक चीज ऐसी कि हमने यहाँ पे अक्टूबर नवंबर सीरीज भी की थी, जिसके अंदर हमने सारे के सारे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उनको कवर किया था, खास करके पीएसयू वाले स्टॉक्स जो है उनको कवर किया था। तो वो अगर अब तक आपने नहीं देखे होंगे तो जाइए जाकर देख लीजिए, वो भी सारे के सारे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग को ये चीज़ पता भी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो 40 रेलवे स्टेशन यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उसके ऊपर 34,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। ये पीपीपी मॉडल होगा, यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज जो है इसको मिलकर बनाएगी यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पे 3 स्टेशन के नाम भी अनाउंस कर दिए हैं, जो कि आप सभी लोग को पता होगी, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली स्टेशन है। लेकिन अभी यहाँ पे और एक चीज़ सामने आ रही है कि 90,000 वैगन्स के ऑर्डर्स यहाँ पे गवर्नमेंट देने वाली है। 2025 तक ये ऑर्डर्स पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज को दी जाएगी और पूरी की जाएगी। तो अभी ये जो है ना, ये सारा का सारा गवर्नमेंट का यहाँ पे फ्यूचर प्लान है यहाँ पर रेलवेज को लेकर। तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे आरवीएनएल के बीच में और इस न्यूज़ के बीच में क्या रिलेशन है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आरवीएनएल यहाँ पर काम कैसे करती है और इसका बिजनेस मॉडल एक्चुअल में क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे काम करती है, क्या क्या काम करती है, वो चीज़ दी गई है। यहाँ पर नई लाइंस बिछाना हो, न्यू लाइंस, डबलिंग ऑफ लाइंस, जो लाइंस होती है यहाँ पर पैरेलली एक हो उसको डबल करना यहाँ पे, और फिर गेज कन्वर्जन। यहाँ पे आपको पटरियाँ जो होती है यहाँ पे, इसको दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता जाता है। तो फिलहाल आज की कंडीशन में ब्रॉड गेज कन्वर्शन किया जा रहा है, उस लाइन को और बड़ा किया जा रहा है, तो उसको ही गेज कन्वर्शन कहते हैं। छोटी लाइन को यहाँ पे ब्रॉड कर देना, तो यही गेज कन्वर्शन होता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे रेलवेज के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन जितना भी होता है, यहाँ पर पटरियों वाला भी हो या फिर रेलवे स्टेशन के ऊपर भी हो, ये सारा इलेक्ट्रिफिकेशन भी ये आरवीएनएल के थ्रू ही होता है। वर्कशॉप्स की बात कर लो या फिर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स की बात कर लो, और अदर में यहाँ पे देखिए तो वो ब्रिजेस, इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग्स और मरीन वर्क्स, रोड्स, कंसल्टेंसीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती है। तो अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ से कैसे जनरेट होता है, किस फील्ड से जनरेट होता है, ये चीज़ भी देख लेंगे हम आगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसका बिजनेस कैसे रन होता है और कैसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं उसको भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंटेशन के अंदर पेज नंबर 7 के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, यहाँ पर बहुत ही सीधा सा मॉडल है इनका। एक तरीके से कह लो आप यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल कह सकते हैं। यहाँ पर जो इनका बिजनेस है एकदम एसेट लाइट मॉडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500 एम्प्लॉयज़ जो वो काम करते हैं। तो इस भरोसे पे यहाँ पे न्यू लाइन बिछाना, ब्रॉड गेज करना, लाइन डबलिंग करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ये एक अकेली आरवीएनएल नहीं करती है यहाँ पर। वो क्यों? यहाँ पे क्योंकि इसके अंडर सिर्फ और सिर्फ 500 एम्प्लॉयज़ है। इसी वजह से जिस दिन मैंने इसको स्टडी किया था उसी दिन ये चीज़ समझ गई थी कि ये काम जो है वो आरवीएनएल अकेली नहीं करती, लेकिन इसके जो सब्सिडियरीज है या फिर हम बिजनेस एसोसिएट्स, जो एसोसिएट्स कंपनी है इसकी, उसके साथ मिलके ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो हैंडल करती है। उसको भी आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो हम देखेंगे उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि वो किस तरीके से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ और सब्सिडियरीज के साथ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो आरवीएनएल है यहाँ पे क्या करती है, सीधा सा यहाँ पे अपना मार्जिन जो है किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे वो यहाँ पे कट टू कट ले लेती है। यहाँ पर अगर मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात कर ले, अगर टोटल बजट जो भी है उसका, उसमें से 9.25% जो है जो फंडिंग की गई है उस प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर जो प्रोजेक्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से दिए गए उसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी यहाँ पे मार्जिन होता है यहाँ पे वो 9.25% का ले लेती है। अदर प्लान्स जो होते हैं यहाँ पर, जैसे कि अदर्स में देख लिया हमने, ब्रिजेस हो गए, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स हो गई, उनके हो गए तो वो 8.5% लेती है यहाँ पर। उसके बाद में नेशनल प्रोजेक्ट जो हो गए, नेशनल प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा था कि हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन जो इसकी सब्सिडरी है, उसके अंदर भी बहुत सारी जो एक लाइंस होती है यहाँ पर, लाइंस बिछाने का काम होता है यहाँ पर, जो कि एक हाई स्पीड रेलवे वहाँ पे उसके ऊपर से चल सकती है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे 250 to
300 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। उस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंडर यहाँ पे 10% का वो मार्जिन लेती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी एक्चुअल में क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से फंड्स भी लेती है, उससे ऑर्डर्स भी लेती है, और उसके बाद में इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर इनकी जो सब्सिडरीज है या फिर जो एसोसिएट्स है उनको यहाँ पे वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देती है। एक तरीके से कह सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करती है और उसके बेसिस पे अपना मार्जिन, अपना कमीशन ले लेती है। बस इतना सा ही काम होता है इस प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये जो चीज़ है ना, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है यहाँ पर कि आरबीएनएल एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो बहुत सारे लोग को लगता है कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेती है, इसको टाइम लगता है, ये कैसे कैसे एग्जीक्यूट करती होगी, यहाँ पे किस किस तरीके से वर्क करती होगी, डेट भी है, कंपनी को फंड्स भी आ रहे हैं, ये सारा बहुत चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वाली है, बहुत प्लस वाली है, लेकिन एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि ये कैसे आरबीएनएल एग्जीक्यूट करती है। तो बहुत कन्फ्यूज करने वाली चीज़ होती है यहाँ पर। लेकिन जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है उनको एक बार पढ़ लिया जाए ना, तो बहुत ही इजीली आरबीएनएल एक्चुअल में काम कैसे करता है और कैसे ये प्रॉफिटेबल कंपनी है और कैसे डेट फ्री इसको कहा जा सकता है, ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी आपको। तो यहाँ पर बिजनेस प्रेजेंटेशन और साथ ही साथ यहाँ पे बाकी की जो एनुअल रिपोर्ट है और जो क्रेडिट रेटिंग है उसकी पीडीएफ फाइल की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और अभी आगे बढ़ते हैं और इसी के बिजनेस से रिलेटेड ही, बिजनेस मॉडल से रिलेटेड ही और एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, वो भी कैसे काम करती है ये भी देख लो। यहाँ पे सीधी सीधी यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस दी गई है, यहाँ पे प्रोजेक्ट असाइंड बाय एमओआर, फिर उसके बाद में सारी डिटेल्स एंड टेक्निकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे दी जाती है मिनिस्ट्री को, यहाँ पे किस तरीके से काम करने हैं, कैसे कैसे उनके स्पेसिफिकेशंस होंगे, किस तरीके से यहाँ पे जो अगर लाइंस बिछानी होगी तो वो किस तरीके से बिछेंगी, यहाँ पर डबलिंग करना हो तो वो किस तरीके से होगा, उसका प्रिपरेशन होता है, कॉस्ट एस्टिमेट निकलता है, उसके बाद में टेंडर्स यहाँ पे दिए जाते हैं, एजेंसी को फिक्स किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा था ये कोई बाहरी एजेंसी नहीं होती, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत जो छोटे मोटे काम होते हैं वो बाहरी एजेंसीज को दी जाती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे आरबीएनएल क्या करता है, इसके जो बिजनेस एसोसिएट्स है उनको सीधे सीधे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हैंड ओवर कर देते हैं। और जब ये प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर हो जाते हैं बाकी कंपनियों को, तब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरबीएनएल का काम रहता है इस प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, मॉनिटर करना, और फिर उसके बाद में जब प्रोजेक्ट जो है ये वो कंप्लीट हो जाए तो इसको ट्रांसफर कर देना, हैंड ओवर कर देना यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, इंडियन रेलवेज को। उस तरीके से ये काम करता है और उसको फिर मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आरबीएनएल के अंडर ही आती है, उसको ही सारी सर्विसेज देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बाकी सब्सिडियरी कंपनी और साथ ही साथ यहाँ पे बिजनेस एसोसिएट जो है, कंपनी जो है एसोसिएट कंपनीज, उनके साथ यहाँ पे मिलके सारा का सारा मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें होती है। तो ये जो होता है यहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज़ तो जान ली है कि आरबीएनएल यहाँ पे कौन कौन से काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है इनका, कैसे कैसे फंडिंग होती है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर कैसे कैसे यहाँ पे टेंडरिंग होती है, इनको प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए जाते हैं दूसरी कंपनीज को यहाँ पे, और आरबीएनएल जो है कैसे कैसे मैनेज करता है और फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है सारी की सारी इंडियन रेलवेज को ये सारे प्रोजेक्ट्स। उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एसोसिएट्स कंपनीज है यहाँ पे वो कौन कौन सी है, सब्सिडरीज कौन सी है इसकी, तो उसको देख लिया जाए तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल है कि ये कैसे कैसे काम करती है। उसके लिए हमें यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर आना पड़ेगा, पेज नंबर 9 के ऊपर। रेल विकास निगम की यहाँ पे स्पेशल पर्पज व्हीकल्स की बात कर ले, एसोसिएट कंपनीज की बात कर ले, सब्सिडरीज की बात कर ले, तो उसके अंदर सब्सिडरीज की बात कर ले तो हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन है यहाँ पे, इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। उसके बाद में यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल एसोसिएट्स कंपनीज जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है आरबीएनएल नहीं करता है यहाँ पे, वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं इसकी सब्सिडीज को यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को। जैसे कि यहाँ पे अंगुल सुकिंडा रेलवे लिमिटेड हो गया, भरूच दहेज रेलवेज कंपनी लिमिटेड हो गई, यहाँ पर दिघी रोहा रेल लिमिटेड हो गया यहाँ पर, उसी की तरह यहाँ पे कृष्णापट्टनम रेलवेज कंपनी हो गया या फिर कच्छ रेलवेज कंपनीज हो गया। इसके नाम के हिसाब से अगर आप देख लो तो यहाँ पे इनको उन्हीं रेलवेज की, उन्हीं एरिया की यहाँ पे रेलवेज रिपेयरिंग या फिर रेलवे लाइंस डबलिंग करना या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उन एरिया के हिसाब से इनको दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोग को समझ में आ चुकी होगी कि इसका बिजनेस एक्चुअल में कैसे काम करता है, बिजनेस मॉडल क्या है। फिर उसके बाद में यहाँ पे फंडिंग की बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे डेट इसका जो है यहाँ पे वो है या नहीं इस कंपनी के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और भी देख लो, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है इसकी कौन कौन से कैसे कैसे चालू है और वो किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको देख लिया जाए तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर नहीं आना पड़ेगा, हम यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर देख ले तो पेज नंबर 20 के ऊपर ही यहाँ पे हमको दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू है, जो प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन है वो सारी के सारी जितने भी हमने यहाँ पे फील्ड देखी थी, यहाँ पे डबलिंग की बात होगी, यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट की बात होगी, गेज कन्वर्शन की बात होगी, मेट्रो प्रोजेक्ट्स की, न्यू लाइंस की, अदर्स के अंदर जो प्रीजेस आते हैं, यहाँ पर न्यू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स आती है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन आते हैं, वर्कशॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन है वो सारे के सारे चल रहे हैं। अगर इन सारी इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो
55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे चल रहा है। टोटल की बात कर ले तो यहाँ पे यही इसकी ऑर्डर बुक की वैल्यू भी है। इसके बाद में ऑर्डर बुक की वैल्यू कहाँ है और कहाँ से कितना कितना यहाँ पे पैसा हो रहा है उसकी भी बात कर लेंगे। यहाँ पे डबलिंग की बात कर लो, बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर लो। यहाँ पे सबसे पहले डबलिंग की बात कर लो। यहाँ पे तो 1814 किलोमीटर की यहाँ पे डबलिंग हो रही है, इसकी लेंथ है यहाँ पर। उसके टोटल 20 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर, जिसकी यहाँ पर टोटल वैल्यू 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा। ये जो 154 आंकड़ा दिख रहा है आपको, ये रुपीज़ बिलियन में दिया गया है यहाँ पर। तो इसका हिसाब लगाए तो यहाँ पे वो 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाता है। 15,400 करोड़ का आंकड़ा होता है यहाँ पर। बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर ले कि 8 प्रोजेक्ट्स चालू है उसके, और उसकी जो कीमत है यहाँ पर वो 3,900 करोड़ के आसपास आती है। उसकी बाद में यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर ले, न्यू लाइन हो गई यहाँ पर, तो उसके यहाँ पे 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का आंकड़ा है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा न्यू लाइन्स बिछाई जा रही है, डबलिंग की जा रही है। यही 2 मेन प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे आरबीएनएल के थ्रू जो किए जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और ये किस वजह से कर रहा है ना यहाँ पर, ये गवर्नमेंट कह लो, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कह लो, यहाँ पे न्यू लाइंस और डबलिंग, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये लाइंस जो है ना यहाँ पे वो 250 से 300 की स्पीड से इसके ऊपर रेलवे दौड़ सके, इस वजह से ही ये किए जा रहे हैं यहाँ पर सभी इसके सभी डेवलपमेंट्स। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर ले, वर्कशॉप्स की बात कर ले, यहाँ पे वो भी यहाँ पे 100 करोड़ के ही ऊपर के प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर। इनकी टोटल की जाए तो यहाँ पर ये 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर बुक बन जाती है। मतलब कि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विद इन ईयर हो जाएंगे और नेक्स्ट जो क्वार्टर का आंकड़ा होगा या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल का आंकड़ा होगा वो 55,000 करोड़ का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है अंडर एग्जीक्यूशन है यहाँ पे, सारे के सारे प्रोजेक्ट जो अंडर वर्क है यहाँ पर, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसको धीरे धीरे टाइम लग सकता है यहाँ पर, आने वाले 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। धीरे धीरे करते करते यहाँ पे जो है डबलिंग का सबसे ज़्यादा काम है यहाँ पे। 1800 किलोमीटर कम चीज़ नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर। और उसके बाद में न्यू लाइन जो है वो 860 किलोमीटर है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर। धीरे धीरे सारे प्रोजेक्ट जो है धीरे धीरे कंप्लीट होंगे, धीरे धीरे हैंड ओवर किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, इंडियन रेलवेज को। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते होते यहाँ पे 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो है हमको यहाँ पे इसकी जो ऑर्डर बुक जो 55,000 करोड़ की तो दिख रही है, लेकिन उसी वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसके अंदर जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो यहाँ पे 20,000 करोड़ से 22,000 करोड़ के बीच में दिख रहा है। क्योंकि प्रोजेक्ट जो होते हैं ना एकदम से कंप्लीट नहीं होते यहाँ पे 1 साल के अंदर ही, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे 3 से 4 साल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है यहाँ पर। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है आरबीएनएल को प्रोजेक्ट्स देती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो आरबीएनएल को ही मिलते होंगे। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की भी कंपनी है यहाँ पे जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, और बहुत ही साथ यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज जो है उनको भी यहाँ पे बहुत सारी ऑर्डर्स दी जाती है। तो यहाँ पे आरबीएनएल को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज प्रोजेक्ट्स देती है। अब इसकी जो ऑर्डर बुक है वो तो ऐसे मैंने बता दी है इसका आंकड़ा कितना है, लेकिन एक बार उसको भी यहाँ पे जो इसके अंदर पीपीटी बनी हुई है उसको देख लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पीडीएफ नंबर 1 यानी कि बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर 5 नंबर के ऊपर आ जाए, 5 नंबर के पेज के ऊपर, तो यहाँ पे जो है आपको दिखेगा कि 121 प्रोजेक्ट जो इंडियन रेलवे के अंडर एग्जीक्यूशन है वो अभी प्रोजेक्ट चालू है। टोटल जो नंबर देखा जाए यहाँ पर, पिछली बार नंबर नहीं देखा था यहाँ पे, वो 121 है यहाँ पर। तो करंट ऑर्डर बुक इस हिसाब से यहाँ पे 550 बिलियन की बनती है, यानी कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो 55,000 करोड़ की बनती है यहाँ पर। उसमें से यहाँ पे 66 प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर 121 प्रोजेक्ट्स में से 66 प्रोजेक्ट्स वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से मिली है, और बाकी जो 13 प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर वो बिडिंग थ्रू मिले हैं यहाँ पर। तो ये बिडिंग थ्रू मिले, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो अदर प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अंडर गवर्नमेंट के आते हैं, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के भी आते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर भी आते हैं यहाँ पर। तो इस हिसाब से जो होते हैं यहाँ पर जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, लाइक मेट्रो प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, अदर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। मेट्रो प्रोजेक्ट जैसी चीजें होती है वहां पर बिडिंग करनी पड़ती है यहाँ पर, वो डायरेक्टली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से नहीं आती है यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पे जो बाकी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर बिडिंग करके वो प्रोजेक्ट्स हासिल करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे 13 प्रोजेक्ट्स आरबीएनएल को दिए गए हैं। और अब इसके नेक्स्ट ऑर्डर बुक को थोड़ा सा डिटेल में देख लिया जाए तो वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा कि परसेंटेज वाइज ये जो 550 बिलियन का ऑर्डर है यहाँ पर, मतलब 55,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है यहाँ पर, वो किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो चुका है यहाँ पर। मैं एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स है ना पाइपलाइन में नहीं है यहाँ पर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। पाइपलाइन में होने का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि प्रोजेक्ट्स आने वाले कुछ वक्त में चालू किए जाएंगे यहाँ पर, जबकि ये जो प्रोजेक्ट्स है अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, अंडर एग्जीक्यूशन है यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स चालू है यहाँ पे 55,000 करोड़ के टोटल यहाँ पे। आने वाले कुछ 3 से 4 सालों के अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएंगे और हैंड ओवर भी कर दिए जाएंगे यहाँ पर। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो किस चीज़ को मिला यहाँ पे, वो न्यू लाइन को 42% मिला, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उसके बाद में डबलिंग को मिला है। तो ये दोनों चीज़ को फोकस करते हुए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो विजन है ना इस कंपनी को लेकर या फिर इंडियन रेलवेज को लेकर वो बहुत साफ है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बहुत ही फोकस के साथ बहुत आगे बढ़ने वाली है। तो ये जो ऑर्डर बुक आपको 55,000 करोड़ का दिख रहा है वो आने वाले वक्त में यहाँ पे ऑब्वियसली बढ़ने वाला है।
ये जो है पिछले 1.5 साल पहले यहाँ पर जो है 75,000 करोड़ का हुआ करता था, उसके बाद में यहाँ पे 55,000 करोड़ का दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 75 से 55 के ऊपर आ गया है यहाँ पर। तो ये जो है ना अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं यहाँ पर। ये एज ऑन यहाँ पे जो सितंबर अक्टूबर मंथ हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे जो आंकड़ा दिखाया गया है कि अब तक के ये जो ऑर्डर्स है 55,000 करोड़ के है। आने वाले वक्त में यहाँ पे कुछ 3-4 महीनों के बाद में या फिर जो बजट आएगा नया जो फरवरी में आता है उस हिसाब से यहाँ पे आने वाले वक्त में यहाँ पे ये जो ऑर्डर बुक है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, यहाँ पे 1 लाख करोड़ तक का भी जा सकता है। ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी ना फटाफट इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉसेस बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं और उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर जो अदर इनकम से रिलेटेड जो डाउट्स है उसको भी क्लियर कर लेंगे और बैलेंस शीट के अंदर जो बोरोइंग्स है जो डेट है उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो भी क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत स्टडी डीप करने के बाद यहाँ पे डीपली स्टडी करने के बाद यहाँ पे वो क्लियर हुई है कि अदर इनकम कहाँ से कितनी हो रही है और इसके अंदर क्या थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है यहाँ पे और जो डेट है उसके अंदर भी यहाँ पे क्या डाउट्स है वो भी क्लियर किए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, उसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉसेस देख लेते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस किस तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल में ग्राफ देख लिया जाए तो वो अपसाइड का ही है यहाँ पर कि मतलब 2015 से लेकर 2022 तक जो है वो कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट में ही रही है, क्योंकि इसको फंडिंग भी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसकी तरफ से, और उसी की तरफ से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी दे जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पर कि कंपनी यहाँ पे लॉस में है या फिर कुछ अप्स एंड डाउन्स है, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। कंपनी एक्चुअल में शुद्ध प्रॉफिट में है यहाँ पर और अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। खाली यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रही है। तो इस कंपनी के यहाँ पे 3,000 से लेकर यहाँ पे 19,000 तक का यहाँ पे आंकड़ा क्रॉस किया है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23 को जब ये कंप्लीट कर जाएगी तो 21,000 करोड़ से 22,000 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी, ऐसा यहाँ पे अनुमान है यहाँ पर। और इसके बाद में इसके सारे खर्चे निकालकर जो नेट प्रॉफिट एक्चुअल में बचता है यहाँ पर वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल 22 में यहाँ पर 1183 करोड़ का हुआ है। मतलब कि यहाँ पे करीब 1200 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इसको शुद्ध मुनाफा हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ में यहाँ पे गौर करने वाली है कि कंपनी के अंदर यहाँ पे एक अदर इनकम नाम की चीज़ दिखाई गई है यहाँ पर। तो ये एक्चुअली में अदर इनकम हुई कहाँ से? मैं इसको हर बार देखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉसेस में कि कंपनी जो होती है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन उनके ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है तो बहुत अच्छे खासे नहीं होते, लेकिन उनकी अदर इनकम यहाँ पे दिखाई जाती है और फिर उसके बावजूद यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा दिखता है। इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे कोई लोग होते हैं यहाँ पर कि वो अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और एकदम से डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि यहाँ पे ये देखे बगैर कि अदर इनकम कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। बहुत सारी कंपनीज होती है यहाँ पर जो अपना एसेट जो होती है वो बेचकर यहाँ पे अदर इनकम जो होती है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़कर दिखा देती है, जिस वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है कुछ अच्छा खासा दिखता है यहाँ पर। तो इस चीज़ को ना हमेशा देखा करो, यहाँ पे जो सब पॉइंट्स होते हैं अदर इनकम के उसको भी दिखाया करो। इस टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी सी जब आप बिगिनर्स होते हैं उस वक्त तक यहाँ पे स्टडी किया करो, लेकिन जब आप बहुत डिटेल में सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो उस वक्त में क्या किया करो आप कि एनुअल रिपोर्ट जो होता है उसको पढ़ा करो। इसके अंदर ही सारी चीज़ें होती है, किस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, किस तरीके से अदर इनकम कहाँ से कितनी आ रही है, वो एग्जैक्ट चीज़ें जो होती है ना इसके अंदर पॉइंट वाइज सब पॉइंट्स जो होते हैं उसके साथ बताई गई होती है। तो यहाँ पर जो अदर इनकम है हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर देखेंगे तो अदर इनकम जो है यहाँ पे 900 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। वो कुछ अदर इनकम नॉर्मल ऐसे दिया गया है यहाँ पर, लेकिन एनुअल रिपोर्ट के अंदर आओगे तो वहाँ पे बहुत डीपली बताया जाएगा। भले ही यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस में एग्जैक्टली नहीं बताया गया, लेकिन इसके अंदर नीचे जाओगे तो सब पॉइंट्स होते हैं तो डिटेल में बता दिया करते हैं ये लोग कि किस तरीके से कहाँ से कितना पैसा आया है। इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट आया है, उसके बाद में यहाँ पे कोई फंडिंग कर रहा है तो वो फंडिंग वहाँ से उतनी आ रही है और किस वजह से इसको ये नाम दिया गया अदर इनकम के अंदर, वो भी यहाँ पे रीज़न बताया गया होता है। तो यहाँ पे अदर इनकम की जो चीज़ है ना यहाँ पे ये अदर इनकम हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। वो इस वजह से क्योंकि ये समझने से पहले यहाँ पे बैलेंस शीट जो है वो समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट भी जो होती है वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही देखा करो, उसमें बहुत डीपली बताया गया होता है मुकाबले इस तरीके के वेबसाइट्स के ऊपर। इस तरीके की वेबसाइट्स के ऊपर बोरोइंग जो होती है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लीज लाइबिलिटी, बस इतना ही बताया गया होता है किस वजह से क्या कैसे दिया गया है पैसा, फंडिंग कितनी हुई है, या फिर बैंक से कितना लिया गया है, या फिर यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है उनसे कितना लिया गया है। ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताई गई होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर बताई गई होती है। तो ऑब्वियसली आप लोग जो होते हैं ना, जब सारी चीज़ें समझ में आ जाती है आपको, आप बिगिनर्स नहीं रहते, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही आया करो। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ बैलेंस शीट के अंदर हम इसकी डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं वापस से इस वेबसाइट के ऊपर इसलिए आ गया कि यहाँ पर आंकड़े जो है ना वो क्लियर बताए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ये आंकड़े जो है वो करोड़ में बताए गए हैं और आप लोग को भी यहाँ पे समझने के लिए बहुत ईजी होगा। जबकि यहाँ पे कुछ एनुअल स्टेटमेंट जो होते हैं, एनुअल रिपोर्ट जो होते हैं उसके अंदर जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके आंकड़े जो होते हैं यहाँ पे वो करोड़ में नहीं
यहाँ पे बल्कि इन लैक्स में बताए गए होते हैं। आज यहाँ पे करोड़ में बताए गए, लेकिन बहुत सारी हमने अब तक जितनी भी स्टडी की है उनमें यहाँ तो आंकड़ा मिलियंस में बिलियंस में होता है, या फिर वो यहाँ पे इन लैक्स में बताया गया होता है, इन करोड़ में नहीं होता है। तो उसको कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती है। इसलिए मैं कभी कभी यहाँ पर इस वाली वेबसाइट्स के ऊपर ये सारी चीज़ बताया करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल हम बोरोइंग्स देख ले, यहाँ पे वो 6300 करोड़ के आसपास की दिखाई गई है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल में बताया नहीं गया है। जबकि इनके जो एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जब इसका आरबीएनएल का यहाँ पे आईपीओ आया था, तो उस वक्त इनके मैनेजमेंट के थ्रू ऐसी चीज़ बताई गई थी कि ये कंपनी के ऊपर डेट तो है, लेकिन एक्चुअल में इसकी लाइबिलिटी नहीं है। ये एक तरीके से आप इसको डेट फ्री कंपनी कह सकते हो। तो उसी वजह से मैंने इसको ना थोड़ा सा डीपली स्टडी किया कि अदर इनकम का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर इस कंपनी के अंदर, ये फंडिंग से आ रहे हैं या फिर किसी और एसेट को बेच के आ रहे हैं, या फिर इसके बोरोइंग्स के अंदर यहाँ पे डेट फ्री होना, नो लाइबिलिटी ऐसी चीज़ कह देना। तो ये एक्चुअल में चीज़ हो क्या रही है यहाँ पर। तो इसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो स्टडी की। और एक बार आपको फिर से बता दूँ यहाँ पे कि बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर सारी की सारी जो है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आर फंडेड थ्रू लोन्स फ्रॉम द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC की तरफ से, जैसे मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में IRFC के ऊपर बताया था कि ये जो है यहाँ पे वो आरबीएनएल को IRFC फंड करती है यहाँ पर, किसकी तो बतौर यहाँ पे वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कहने के ऊपर यहाँ पे सारे के सारे फंड्स यहाँ पे अरेंज करके देती है, और उसको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए ये सारे के सारे अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देती है। और उसके बाद देयर इज अ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 3 years ऑफ ईच ईयर्स लोन, ड्यूरिंग दिस पीरियड्स नो अमाउंट्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल शैल बी पेएबल। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि एक लीज लाइबिलिटी नाम की चीज़ होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को लीज रेंटल जो होता है वो IRFC को यहाँ पे पास करने होते हैं। यहाँ पर हर साल में 2 बार, यहाँ पे 6 महीने में एक बार यहाँ पे वो लीज रेंटल्स पास करने होते हैं। लेकिन वो किसके थ्रू होके जाते हैं, यहाँ पर वो आरबीएनएल के बुक्स में से होके जाते हैं। यहाँ पर भले ही यहाँ पे जो डेट होता है, यहाँ पे द डेट सर्विसिंग विल पास थ्रू द आरबीएनएल बुक, ऐसी चीज़ होती है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पे जो आरबीएनएल के ऊपर जो कर्जा दिखाया गया है यहाँ पर, वो किसकी गारंटी के ऊपर दिया गया है, यहाँ पर वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के ऊपर दिया गया है। तो ये लाइबिलिटी सीधी सीधी बात कह दूँ यहाँ पे, भले हमको यहाँ पे 6000 करोड़ का यहाँ पे कर्जा दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये लाइबिलिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की होती है, और इसको पे करना भी ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हीं की लाइबिलिटी होती है। इसी वजह से इस कंपनी को ना यहाँ पे वो डेट फ्री कहा गया है यहाँ पर। तो डेट फ्री होना एक एग्जांपल के साथ समझाओ तो उन्हें एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस ईयर एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 700 करोड़ वाज रिसीव्ड एज बोरोइंग फ्रॉम द IRFC। विद दिस ईयर द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द IRFC 7,865 करोड़ का इतना अमाउंट ये टोटल लिया गया है अब तक का, और इस साल में 700 करोड़ का उठाया गया है IRFC की तरफ से। द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑन द बोरोइंग्स फ्रॉम द IRFC आर रीपेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जितनी भी अमाउंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दी जा रही है, उसके बाद में वो आरबीएनएल को पास की जा रही है। इसको फंडिंग्स कहते हैं यहाँ पर, बोरोइंग के नाम पर यहाँ पे फंडिंग्स पास की जा रही है, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सारी की सारी लेना और देना ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की है यहाँ पर। एज अ पास थ्रू द एंट्री इन द बुक्स, सिर्फ और सिर्फ एंट्री ये हो रही है यहाँ पर इनके बुक्स में, इनके जो बैलेंस शीट है उसके अंदर एंट्री हो रही है सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए सिर्फ, बाकी ये टोटल यहाँ पे डेट फ्री गिनी जाती है कंपनी। ड्यूरिंग दिस ईयर एंड द अमाउंट ऑफ 230 करोड़ वॉज पेड टू IRFC। अभी तक 230 करोड़ का अमाउंट जो है वो अभी तक पे कर चुकी है यहाँ पर IRFC को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इनके बुक्स के थ्रू होके गए, लेकिन वो पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने किया है यहाँ पर, उनकी गारंटी के ऊपर किया है यहाँ पर। तो ये जो होता है ना यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर IRFC वाले वीडियो में, IRFC के बीच में और इंडियन रेलवेज के बीच में एक लीज एग्रीमेंट होता है, उसी के तहत यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो गारंटी के साथ ली जाती है। तो लिविंग एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स बैलेंस 5,621 करोड़, अभी तक ये इतना बचा हुआ है अमाउंट 5,600 करोड़ का। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना यहाँ पे पैसे लेना IRFC की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एज अ फंडिंग इनको देती है, लेकिन वो डेट में गिना जाता है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारे सारे जो फंडिंग है यहाँ पे जो डेट कह लो एक तरीके से, वो IRFC को वापस सूद समेत यहाँ पे कर दे। तो इसी वजह से ये जो है ना यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पर कि इसके ऊपर डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है 6,300 करोड़ का यहाँ पर, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे ये जो है आरबीएनएल को डेट फ्री भी बताया जा रहा है, और इसकी जो एक क्रेडिट रेटिंग को भी देख लिया जाए उसके अंदर भी हमको अमाउंट जो है वो टोटल 0 दिखेगा, फिर भी उसको केयर रेटिंग जो है वो AAA की स्टेबल दिखाई गई है। यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। तो ये जो होते हैं नीचे इंस्ट्रक्शंस उसको भी पढ़ा करो आप, मैं बताता हूँ आपको। बहुत से लोग को यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा कि 6,000 करोड़ की यहाँ पे लाइबिलिटी है, यहाँ पे बोरोइंग्स है, उसके हिसाब से यहाँ पे
क्रेडिट रेटिंग जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टोटल यहाँ पे 0 क्यों दिखाया गया है, केयर रेटिंग AAA क्यों दिखाई गई है, स्टेबल क्यों दिखाई गई है। तो ये सारी जो है यहाँ पे बिजनेस मॉडल ही अलग है, IRFC का कह लो यहाँ पे या फिर RVNL का कह लो, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल ही अलग दिए गए हैं। IRFC का काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंड जमा करना और उसको यहाँ पे डिवाइड कर देना, आगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दे देना या फिर यहाँ पे RVNL को दे देना, या फिर RVNL का बिजनेस मॉडल देख लो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से फंडिंग भी लेना, प्रोजेक्ट्स भी लेना और आगे अपने सब्सिडीज को या फिर अपने बिजनेस एसोसिएट्स को वो पास कर देना और उनके प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना, उनके ऊपर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉच रखना और ऑर्डर्स कंप्लीट होने के बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, इंडियन रेलवेज को हैंड ओवर कर देना। उसके बाद में इसमें से अपना कमीशन एक तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं यहाँ पर RVNL, एक तरीके से ऐसे ही कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है और बिल्कुल भी यहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है कि केयर रेटिंग ऐसी क्यों दी जा रही है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे इतना बड़ा कर्जा है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर और एक चीज़ देखनी है हमें जो यहाँ पे क्लियरली नहीं बताई जाती है। यहाँ पर वो क्या होती है, टोटल अदर एसेट्स देख लिया जाए तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होते हैं वो टोटल दिखाए जाते हैं 2600 करोड़ के बताए जा रहे हैं। या फिर इस फाइनेंशियल ईयर 22 का देख लिया आंकड़ा तो वो 6800 करोड़ दिखाई दिए जा रहे हैं यहाँ पर 6800 करोड़। तो ये कैश इक्विवेलेंट्स एक साथ दिखाए गए, जबकि कैश बैलेंस अलग दिखाओ, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो चीज़ जो होती है वो अलग दिखाई जाती है। यहाँ पर वो यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, वो सारी चीज़ें जो होती है ना वो यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर या फिर एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही दिखाई जाती है। तो यहाँ पर उसको भी वॉच कर ले तो वो भी सारी चीज़ें जो होती है ना वो क्लियरली दिखाई जाती है। यहाँ पर उसको भी एक बार चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होते हैं यहाँ पर वो 4500 करोड़ के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में बैंक बैलेंस अदर देन द कैश क्लियरली बताया गया यहाँ पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग चीज़ है, बैंक बैलेंस जो होती है वो अलग चीज़ होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होती है यहाँ पे चेक्स वाली चीज़ हो गई यहाँ पर, या फिर जो ऐसी चीज़ होती है यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर वो बैलेंस हो गया है, ये सारी चीज़ें वो हो गई। लेकिन बैंक बैलेंस जो होता है यहाँ पे FD के स्वरूप में डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो सारी चीज़ें होती है वो होती है यहाँ पे, वो कैश जो होती है यहाँ पे वो 2200 करोड़ की दिखाई गई है यहाँ पर। तो जो हमने अदर इनकम देखी थी ना वहाँ पे, तो अदर इनकम के अंदर जो इस पैसों से यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ को भी यहाँ पे गिना जाता है। यहाँ पर आगे देखेंगे वो सारी चीज़ें, अदर इनकम का एक कॉलम ही अलग मैंने ढूंढ के निकाला है, उसके अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें अलग से दिखाई गई होती है। तो मेरी बात हमेशा याद रखना कि जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो देखा करो, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो सब पॉइंट्स के साथ बताए गए होते हैं, तो वो एक्चुअल में आपको जो आपका कन्फ्यूजन होता है वो दूर कर देते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने अभी डेट वाला कन्फ्यूजन देखा कि केयर रेटिंग AAA की दिखा रहे हैं, ये इतना बड़ा डेट है, तो ये कैसे हो रहा है यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहाँ पर फंड कर रहा है और वापस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे फंड्स जो होते हैं वो वापस IRFC को प्रोवाइड कर दे, वापस उनके जो लोन्स होते हैं वो क्लियर कर दे। तो ये सारे कन्फ्यूजन जो होते हैं ना, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अभी चलते हैं अदर इनकम का एक्चुअल में यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो 153 नंबर के पेज पे अगर आ गए हम यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर, तो सीधे सीधे यहाँ पे अदर इनकम का जो कॉलम है वो दिखाई देता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो डिविडेंड इनकम एक्चुअल में कितना हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देता है, अदर्स इनकम यहाँ पे कितनी हुई वो क्लियरली बताई गई होती है। यहाँ पर टोटल अदर इनकम के अंदर ही बता रहा हूँ, जो आप यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है यहाँ पे अदर इनकम जो देखी थी आपने यहाँ पे टोटल कितनी थी 900 करोड़ के आसपास में, वही अदर इनकम यहाँ पे डिवाइड करके बताई गई है कि किस तरीके से कहाँ से कितना कितना अमाउंट आया है। तो अभी यहाँ पे रिकवरी फ्रॉम MOR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से यहाँ पे 530 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट आया है टोटल। उसी वजह से अगर ये सारी टोटल यहाँ पे लगा दी जाए तो वो 800 करोड़ की होती है। यहाँ पे थोड़े से आंकड़े जो होते हैं वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसके अंदर करेक्टली बताया जाता है यहाँ पर कि किस तरीके से ये अमाउंट कहाँ से कितना आया है और एक्चुअल में करेक्ट अमाउंट यहाँ पे बताया गया होता है। तो यही सारी चीज़ें जो होती है ना वो कंफ्यूज करती है यहाँ पे अदर इनकम के मामले में यहाँ पे। तो अभी जो अदर इनकम जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से आया है वो फंड्स है यहाँ पे, वो फंड्स इसलिए है क्योंकि वो IRFC की तरफ से मिले हुए हैं और वो एज अ डेट गिने जाते हैं यहाँ पर। तो मतलब जो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट पे करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर RVNL, वो एक तरीके से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड पोजीशन हो रही है। अदर इनकम से यहाँ पे फंडिंग भी आ रही है और इंटरेस्ट से यहाँ पे जो 500 करोड़ है वो कट भी जा रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब फंडिंग आना, काम पूरा करना और उसके बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट एज अ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू ही होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो RVNL के बुक के थ्रू होके जाती है। तो ये सारा जो आंकड़ा होता है ना यहाँ पे बहुत समझने की जरूरत है। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, इधर के इधर ही प्लस माइनस हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में हमको यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे
1300 करोड़ के आसपास का दिखने को मिल रहा है। तो ये तो नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे कंसेप्ट है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे मार्च 22 का भी देख लिया जाए तो वहाँ पे भी 564 करोड़ यहाँ पे इंटरेस्ट एज अ पे करना है उनको IRFC को। और उसके बाद में यहाँ पे फंडिंग जो है वो भी यहाँ पे वो 500 करोड़ के आसपास की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से फंडिंग एज अ फंडिंग मिली है। तो ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है हर साल यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें होती है, बहुत समझने की ज़रूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। पूरा देखा करो प्रॉफिट एंड लॉसेस और यहाँ पे बैलेंस शीट भी जो होती है, तो वो टोटल 1183 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट हो रहा है इस हिसाब से देखा जाए तो, इसको कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी। तो यहाँ पर आप सभी लोग को ये कंपनी एक्चुअल में कैसे काम करती है, प्रोजेक्ट्स कैसे एग्जीक्यूट करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद में ऑर्डर बुक कितनी की है, कैसे कैसे डिवाइड हुई है, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे काम कर रहे हैं, बैलेंस शीट कैसे काम कर रही है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, और डेट कन्फ्यूजन क्या हो रहा है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आप सभी लोग को समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अभी फटाफट इसके चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इन दिनों ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि एकदम से ही यहाँ पे 2 महीने के अंदर 30 रुपये से यहाँ पे सीधा यहाँ पे 80 रुपीज़ का आंकड़ा ये टच करके आ चुका है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, पिछले 1.5-2 साल से ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है कि ये जो 20 रुपये 30 रुपये वाला स्टॉक है यहाँ पे वो कितने हद तक आगे बढ़ सकता है और क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है क्या। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये आज 80 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर पहुंच चुका है। ये थोड़ी सी प्राइस और अपसाइड चली जाए तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे मल्टीबैगर बन सकता है यहाँ पर। लेकिन इस हिसाब से अगर आप इसको स्टडी करोगे कि किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ जब चार्ट प्रिपेयर करते हैं हम यहाँ पे, जब 52 वीक्स के हाइस पर होता है तो यहाँ पे हमको इन्वेस्ट करने के बजाय यहाँ पे इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ी सी इसके नीचे आने की राह देखनी चाहिए, क्योंकि 52 वीक्स के हाइस पर यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होती है, स्टॉक कोई भी हो यहाँ पे नीचे आता है। तो इस चीज़ का एक्चुअल में आप सभी लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज ये कंपनी आपको किस तरीके से आगे लेके जा सकती है, किस तरीके से इसका स्टॉक प्राइस जो है यहाँ पे वो अप एंड अबाउ जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके मॉडल के हिसाब से, बिजनेस मॉडल के ऊपर, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखते हुए, इसके बैलेंस शीट को देखते हुए, गवर्नमेंट का सपोर्ट देखते हुए, ये सारी चीज़ें आप सभी लोग को समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से ये अप एंड अबाउ जा सकता है। तो इस चीज़ को और एक अदर टाइप से मैं देखना चाहूँगा यहाँ पर कि RVNL जो है वो बाहर के प्रोजेक्ट्स भी ले रही है यहाँ पर। अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख लोगे 28 नंबर के पेज के ऊपर कि यहाँ पर मालदीव्स के अंदर भी बाहरी प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर वो फॉरेन कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे मालदीव्स के अंदर भी हार्बर प्रोजेक्ट्स जो है वो डेवलप किया जा रहा है, जिसकी कॉस्ट यहाँ पे 1734 करोड़ की है। ये बहुत बड़ी कॉस्ट है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें किसकी बदौलत हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद से हो रही है यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पे एक गवर्नमेंट का सपोर्ट ही है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की नहीं, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी यहाँ पे बात कर लो कि टोटल यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है इस कंपनी को। और यही एक प्रोजेक्ट नहीं है जो मालदीव्स में बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ किर्गिस्तान में, माफ करना यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुआ तो, मैं पहली बार इस कंट्री का नाम सुन रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर भी यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे वो MOU साइन हो चुका है इसका। यहाँ पे इसकी जो ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे 30,000 करोड़ की है यहाँ पर, और इस MOU को 30 मई 2022 को यहाँ पे साइन किया गया है। उस हिसाब से अगर हमने यहाँ पे जो ऑर्डर बुक की वैल्यू देखी थी 55,000 करोड़ की, वो पहले की ही देखी थी यहाँ पर जो कंफर्म ऑर्डर है यहाँ पे, उस हिसाब से अगर इसको भी उसमें ऐड कर दिया जाए यहाँ पर 30,000 करोड़ की, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो है 85,000 करोड़ की हो जाएगी आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में। अगर इसको देख लिया जाए, अगर ये MOU साइन हो चुका है, इसके ऑर्डर्स मिलने चालू हो जाए यहाँ पर, तो उस हिसाब से यहाँ पे 30,000 करोड़ की ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी ऑर्डर बुक के अंदर। तो 85,000 करोड़ की ऑर्डर बुक यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था 55,000 करोड़ की ऑर्डर बुक यहाँ पे, वही पकड़ के बैठो, यहाँ पे आने वाले ऑर्डर्स और भी है यहाँ पर। तो उस हिसाब से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ही थ्रू यहाँ पे इंडियन रेलवेज के ही ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे बाहरी गवर्नमेंट के भी ऑर्डर इसको मिल रहे हैं। इस हिसाब से इसको फोकस करना चाहिए यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पे ये ग्रो कर सकती है गवर्नमेंट के सपोर्ट के हिसाब से। अभी यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही है यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे ये जो कंपनी यहाँ पे जितनी भी है, जितनी भी ग्रो कर रही है, जितनी आगे ग्रो करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बदौलत ही यहाँ पे ग्रो करेगी। इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टर्स ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है यहाँ पर, और यही एक रीजन है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का सपोर्ट है इसलिए इतनी आगे है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पे निकल गया, प्राइवेट प्लेयर्स इसके अंदर आ गए, यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने उनको भी ऑर्डर देना चालू कर दिया, तो यहाँ पे जो RVNL है उसका क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो भी यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ना हमें इसके थोड़े से फ्यूचर स्ट्रेटेजी एंड किस तरीके से ये किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रही है उसको जान लेना बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो इस बार का बजट रखा है यहाँ पर, वो इंडियन रेलवेज के लिए
इसलिए बहुत ज़्यादा रखा है यहाँ पर 2,45,800 करोड़ इतना बड़ा आंकड़ा रखा है। इस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने वाले हैं यहाँ पर। उस हिसाब से यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स है, उनके ऊपर भी यहाँ पे आरवीएनएल फोकस कर रहा है। यहाँ पे ऋषिकेश कर्णप्रयाग न्यू लाइन की बात कर ले, इंदौर बुधनी न्यू लाइन की बात कर ले, यवतमाल नांदेड़ की बात कर ले, ये सारे के सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स है उसके साथ ही साथ यहाँ पे वर्कशॉप्स की बात कर ले यहाँ पे। और आने वाले जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, इंदौर मेट्रो है, चेन्नई मेट्रो है, सूरत मेट्रो है, शिमला बाईपास इन हिमाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे, ये सारी की सारी इसके ऊपर फोकस है। और ऑब्वियसली एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो होती है ना, यहाँ पे जो डिसाइड करती है वही प्रोजेक्ट्स इसको मिलते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो इन चीज़ों पे फोकस कर रही है, ऑब्वियसली इनको मिल सकते हैं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये कैपेबल है यहाँ पर। और जिस चीज़ के लिए कैपेबल है यहाँ पे आरवीएनएल, उसी चीज़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से इसको मिल सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट वाली चीज़ एक क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जब प्राइवेट प्लेयर्स इसके अंदर आ जाएंगे तो इसका क्या होगा? तो एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पर, गवर्नमेंट खुद का ही लॉस क्यों करेगी? पिछली गवर्नमेंट की बात अलग थी यहाँ पर। जो पिछले वाली गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे ज़्यादा अपने एसेट्स के ऊपर, फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया करती थी, जबकि ये गवर्नमेंट है वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे फोकस कर रही है। जब हमने यहाँ पे पिछली बार यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के अंदर डिफेंस सीरीज को देखा था यहाँ पे, तो उसके अंदर किस तरीके से यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो अपने ही जो कंपनी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, उन्हीं को यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दे रही है। उसी हिसाब से अगर उस फील्ड में कोई प्राइवेट प्लेयर है और कोई गवर्नमेंट वाला प्लेयर, जो कि गवर्नमेंट पीएसयू वाला प्लेयर नहीं है, उसी वक्त वो प्रोजेक्ट जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को दिए जा रहे हैं। अदरवाइज ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है उन्हीं को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्हीं को दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ये चीज़ आप जान लो। और उसी वजह से यहाँ पे जो है सारे के सारे डिफेंस स्टॉक जो है अपसाइड गए हैं। और इसी वजह से पिछले 2 महीने से यहाँ पर रेलवेज के स्टॉक्स भी अपसाइड जा रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पता है यहाँ पे कि ये एक स्टेबल गवर्नमेंट है। आने वाले अगले 6 साल के अगर पीरियड से देखा जाए तो यही गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबल रहने वाली है। उस हिसाब से ये रेलवेज के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आरवीएनएल से रिलेटेड जितनी भी स्टॉक्स है यहाँ पे, आईआरएफसी कह लो, इंडियन रेलवे से रिलेटेड जितनी भी स्टॉक्स है, आरवीएनएल कह लो, आईआरएफसी कह लो, आने वाले और आगे जो है कॉन्कर है, राइट्स है, इस तरीके के जो स्टॉक्स है यहाँ पे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। गवर्नमेंट खुद का नुकसान नहीं करेगी यहाँ पर कि प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी जाए यहाँ पर, और जो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसी और को दिए जाए। और इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे ऐसे हुआ तो आरबीएनएल को लॉस होगा। यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है, जो फाइनेंशियल एसेट्स है यहाँ पे गवर्नमेंट की, उसको लॉस होगा इनडायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों ने समझनी चाहिए। जब तक ये वाली गवर्नमेंट स्टेबल है यहाँ पे, वो जिस हिसाब से काम कर रही है इंडियन रेलवेज यहाँ पे, उस हिसाब से प्रॉफिट में ही रहेगी। उससे रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे कंपनीज है वो भी प्रॉफिट में ही रहेगी जो गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो ये मेरा व्यू है यहाँ पर। जब तक ये गवर्नमेंट है यहाँ पर, आने वाले अगले कुछ 6-7 सालों तक तो आप सभी लोग को पता है यहाँ पर किस तरीके से ये गवर्नमेंट स्टेबल रह सकती है यहाँ पर। तो उस हिसाब से आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो स्टडी करनी है, टेक्निकली भी, फाइनेंशियली भी। उसके बाद में ही आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजन लेना है कि किस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए और ये आगे कितना मल्टीबैगर बन सकता है इस हिसाब से भी। तो मेरा तो एक पर्सपेक्टिव है, एक व्यू है यहाँ पर कि ये जो आने वाली गवर्नमेंट है यहाँ पे, सॉरी आने वाली का मतलब क्या है, जो है स्टेबल गवर्नमेंट, तो वो किस तरीके से काम कर सकती है इंडियन रेलवेज के ऊपर, उससे रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर, वो कितना आगे जा सकता है, कितना मल्टीबैगर बन सकता है। तो इस वीडियो को मैं अभी यही पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक कर दो। इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है क्वेरी होगी नीचे कमेंट करना, और वीडियो को लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो लाइक पक्का कर देना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।